हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और आप लोग की पढ़ाई सुपर डुपर बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास के अंदर जो एफएम की हुई थी उसमें हम लोग ने कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सारी थ्योरीज कवर अप कर ली थी और आर्बिट्रेज प्रोसेस कवर कर लिया था। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट, जो कि रिमेनिंग पोर्शन है, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, इन डिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन, इन्हें हम लोग कवर अप करेंगे और चैप्टर आप लोग का हो जाएगा कंप्लीट। वैसे हम लोग की क्लास लाइव चलती है, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैं लाइव नहीं ले पाऊंगा, इसीलिए मैं क्लास को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये पूरी क्लास देखेंगे जैसे आप लोग लाइव क्लास देखते हैं। और इस वीडियो में हम लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक्स कर देंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आप भूल जाओगे लाइक करना, तो आप अभी लाइक का बटन प्रेस कर दो ऑन अकाउंट ऑफ 3। 1 2 3। कर दिया लाइक? चलो, बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि May 22 और उसके बाद के जो एग्जाम्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट अपलोड होने वाला है हमारे पर्टिकुलर चैनल पे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? मेन जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो ये होता है कि हमें हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ क्या करनी है, मैक्सिमाइज करनी है। तो हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना है जो हमारी वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। अब वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है? वेल्थ मैक्सिमाइज होती है जब हमारे शेयर का प्राइस क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब हमारा एमपीएस मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ता है, तो हमारी वेल्थ जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। राइट, तो आपको तीन चीजें अपने दिमाग में रखनी है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। मतलब जब आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर चूज कर रहे होंगे या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होंगे, तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस करना है। जो भी आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर है उनका आप ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस करेंगे। मतलब कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना ईपीएस दे रहा है और कितना एमपीएस जनरेट कर रहा है। कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना ईपीएस दे रहा है और उसका कितना एमपीएस आ रहा है, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। और वो वाला कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करेंगे जिसमें एमपीएस ज्यादा आ रहा है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, ईपीएस निकालना। ईपीएस निकालने के बाद उसे आप पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके एमपीएस फाइंड कर लेंगे। तो जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर का एमपीएस ज्यादा आ रहा होगा आप उस प्लान को चूज करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको पी रेशियो या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन नहीं है, तो उस क्वेश्चन में आप डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे करोगे, ईपीएस के बेसिस पे। जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर का ईपीएस ज्यादा होगा उसे आप चूज कर लोगे। पहली प्रेफरेंस एमपीएस को दी जाएगी। ईपीएस निकालने के बाद पी रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे, एमपीएस आएगा। वो वाला प्लान चूज करेंगे जिसमें एमपीएस हाईएस्ट है। अगर हम पी रेशियो नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो एमपीएस नहीं निकाल पाएंगे, तो उस केसेस में डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे होगी, ईपीएस। इसके बाद अगली चीज निकल कर आती है इन डिफरेंस पॉइंट एनालिसिस। दो डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर जब सेम ईपीएस जनरेट करें, ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी आइडेंटिफाई करने को हम बोलते हैं इन डिफरेंस पॉइंट। मतलब ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर दो अलग अलग प्लान्स में, दो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में सेम ईपीएस निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं इन डिफरेंट एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 1 को इक्वेट कराते हैं ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 2, और इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग ईबीआईटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन। फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या बताता है, वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जो आपको चाहिए अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को बियर करने के लिए। वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस 0 होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस हमारा 0 होगा। हमें 3 या 4 या 5 जितने भी हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर अवेलेबल है, हमें उन कैपिटल स्ट्रक्चर में से वो वाला कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना है जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन कम हो। जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर का फाइनेंशियल ब्रेक इवन कम है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ज्यादा फेवरेबल है। क्योंकि कम फाइनेंशियल ब्रेक इवन मतलब कि आपके पास ज्यादा ईपीएस निकल कर आएगी। ज्यादा ईपीएस का मतलब क्या हो गया, ज्यादा ईपीएस का मतलब देयर कैन बी अ सिचुएशन कि हमारे पास ज्यादा एमपीएस निकल कर आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। राइट, सपोज करिए एक फर्म है जो कि ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर वाली कंपनी है,
जिसके पास 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 पर शेयर। तो हमारे पास अभी 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाले। फर्म को 2,50,000 रुपए फाइनेंस करने हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और उसके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है कि वो 25,000 शेयर्स इशू कर दे एट ₹10 ईच, मतलब उसके पास पहले से 1 लाख है, 25,000 वो और इशू कर दे। टू बोरो 2,50,000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टू इशू 2500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 8% रेट ऑफ डिविडेंड। दूसरे ऑल्टरनेटिव में डेप्ट के पास जाने के लिए बोल रहा है, तीसरे ऑल्टरनेटिव में वो प्रेफरेंस के पास जाने के लिए बोल रहा है। अगर फर्म, इफ द फर्म्स EBIT एंड टैक्सेस आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, EBIT आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 3,12,500 एंड द टैक्स रेट इज 50%, आपको फाइंड करना है इफेक्ट ऑन द अर्निंग्स पर शेयर अंडर द 3 फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। तो आपको EPS निकालना है अंडर 3 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जल्दी से इसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, जल्दी से इसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3, वेरी वेरी इजी। ऑल्टरनेटिव 1 आप इक्विटी से पैसा रेस कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव 2 आप डेप्ट से पैसा रेस कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव 3 आप प्रेफरेंस से पैसा रेस कर रहे हो। एग्जिस्टिंग में अभी जो आपके पास EBIT क्वेश्चन बता रहा है वो बता रहा है 3,12,500। तो जल्दी से 3,12,500 रुपए यहां पर रिकॉर्ड कर लीजिए। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, पहले वाले ऑल्टरनेटिव में और दूसरे वाले ऑल्टरनेटिव में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। दूसरे वाले ऑल्टरनेटिव में 2.5 लाख का 8% का ब्याज निकलेगा। 2.5 लाख का 8% होता है राजा बेटा 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का आप ब्याज दोगे। इसके बाद EBT निकल कर आ जाएगा, EBT आ जाएगा 3,12,500। इधर आ जाएगा आपके पास 2,92,500 और इधर भी आ जाएगा 3,12,500 रुपए। इसमें से आप माइनस करोगे टैक्स, टैक्स का रेट दिया हुआ है 50%, आई थिंक टैक्स का रेट दिया हुआ है 50%। तो 3,12,500 यहां पे आ जाएगा 146,250, यहां पे आ जाएगा 156,250, यहां पर भी आ जाएगा 156,250। दिस इज व्हाट, दिस इज योर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से आप प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करोगे। पहले ऑल्टरनेटिव में माइनस नहीं होगा, दूसरे ऑल्टरनेटिव में माइनस नहीं होगा, तीसरे ऑल्टरनेटिव में माइनस होगा। 2.5 लाख का 8%, 2.5 लाख का 8%। यहां पे भी आपने 2.5 लाख का 8% का ब्याज दिया था, यहां पे भी आपने 2.5 लाख के 8% पे डिविडेंड दिया है। ठीक है, आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकल कर आएगी 156,250, 146,250 एंड 136,250। अब इसे आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से। आपके पास पहले से 1 लाख शेयर थे, ऑल्टरनेटिव 1 में आपने 25,000 शेयर और इशू करे, मतलब आपके पास टोटल 1,25,000 शेयर्स हो गए। इधर आपके पास 1 लाख शेयर रहेंगे और इधर भी आपके पास 1 लाख शेयर रहेंगे। इधर आपके पास 156,250 को 125 से आप डिवाइड करोगे, 156,250 को आप 125 से डिवाइड करोगे, 1.25 निकल कर आएगा। इधर 1.4625 निकल कर आएगा, 1 लाख, इधर 1.3625 निकल कर आएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज EPS। तो अगर आपको चूज करना होगा कि कौन सा ऑल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट है, तो हमारे लिए डेप्ट ऑल्टरनेटिव पहली प्रेफरेंस में आएगा, प्रेफरेंस से पैसा रेस करना दूसरी प्रेफरेंस में आएगा, और तीसरा प्रेफरेंस बनेगा इक्विटी से पैसा रेस करना। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हमारा अल्टीमेट एम है वेल्थ को इंक्रीज करना, और वेल्थ पहले तो मैंने आपको बताया MPS के बेसिस पे डिसाइड होती है। अगर MPS नहीं निकाल सकते हैं तो EPS के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। तो हमारी अर्निंग्स डेप्ट वाले ऑल्टरनेटिव पे बढ़ रही है, डेप्ट वाले ऑल्टरनेटिव पे हमारी बढ़ रही है। तो हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि आप डेप्ट से पैसा रेस करो। डेप्ट से क्यों बढ़ रही है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट का इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से आपको टैक्स सेविंग्स मिलती हैं, और टैक्स सेविंग्स की वजह से आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग्स को इंक्रीज करवा सकते हो, राइट।
तो आंसर देख लीजिए 1.25, 1.46, 1.36. The firm is able to maximize the earnings per share when it uses debt financing. Though the rate of preference is equals to the rate of interest. आपने प्रेफरेंस पे भी 8% का डिविडेंड दिया है और आपने डेप्ट पे भी 8% का इंटरेस्ट दिया है, लेकिन डेप्ट आपको फायदा दिलवा रही है। क्यों? क्योंकि डेप्ट पे आपको टैक्स सेविंग मिलेगी। EPS is high in the case of debt financing because interest charges are tax deductible, while preference dividends are not. With the increasing level of EBIT, EPS will increase at faster rate with a high degree of leverage. तो अगर आपके पास हाई डिग्री ऑफ लेवरेज है तो आपका EPS ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। We know that the market price per share is equals to the EPS multiplied by PE ratio. मतलब PE ratio का फॉर्मूला क्या होता है? PE ratio का फॉर्मूला होता है MPS अपॉन EPS। दैट इज कि अगर आपको MPS फाइंड करना है तो आप MPS निकालने के लिए क्या करेंगे? EPS का मल्टीप्लाई PE से करा देंगे। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि आपका जो MPS है, मार्केट प्राइस पर शेयर, वो किसके बराबर है? EPS मल्टीप्लाइड बाय PE रेशियो। अगर आपका P रेशियो सेम रहता है फॉर ऑल द थ्री प्लान्स, देन द प्लान which has highest EPS will also have the highest MPS and it will be selected. On the other hand, if the P ratio for the equity plan is 10 times and for the debt plan it is 8 times and for the preference it is 7 times, तो कह रहा है डेप्ट के लिए अगर तुम्हारा PE, डेप्ट के लिए तुम्हारा PE 10 टाइम्स है, सॉरी इक्विटी के लिए 10 टाइम्स है, डेप्ट के लिए 8 टाइम्स है, प्रेफरेंस के लिए 7 टाइम्स है। तो आपको अगर MPS निकालना है तो MPS किस में ज्यादा आएगा? MPS यहां पर आएगा 12.50 का, 1.4625 इंटू 8, 11.70 का, 1.3625 इंटू 7, 9.5375 का। यानी कि अब आपका पूरा का पूरा डिसीजन बदल गया। जब आपको PE नहीं गिवन थी, तब आप कह रहे थे कि आपका जो डेप्ट फाइनेंसिंग है वो बेटर है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में PE दी रखी है तो जिसका MPS ज्यादा आएगा आप वो सिलेक्ट करोगे। यहां पे MPS ज्यादा आ रहा है तो हमारा ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन सेकंड प्रेफरेंस में जाएगा, ये ऑप्शन थर्ड प्रेफरेंस में जाएगा। तो आपके पास नाउ डिस्पाइट ऑफ द लोअर MPS, इक्विटी प्लान विल बी सिलेक्टेड बिकॉज इट हैज हाईएस्ट MPS। तो भले इसका EPS कम था, हम फिर भी इसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका हाईएस्ट MPS आ रहा है। रीजन सेम है, हमें वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज करनी है। However, if a company is not able to earn a rate of return on its asset higher than the interest rate or the preference dividend rate or the debt or preference financing will have an adverse effect on the EPS. Suppose the firm illustration above has an EBIT of 75,000. Then the EPS under different method will be as follows. तो कह रहा है कि अगर तुम प्रेफरेंस को जो डिविडेंड देना है या फिर डिबेंचर को जो इंटरेस्ट देना है, अगर उससे कम रेट ऑफ रिटर्न कमा रहे हो, तुम्हें अगर डेप्ट को इंटरेस्ट देना है 8% का, तुम्हें प्रेफरेंस को डिविडेंड देना है 8% का, और तुम्हारी जो अर्निंग्स है, जो तुम्हारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर वो 8% से कम है, तो उस केस में तुम्हारा EPS पे एडवर्स इफेक्ट आएगा, राइट? क्योंकि तुम्हारे प्रॉफिट पे पहले हिस्सेदारी बढ़ रही है। मतलब कि डेप्ट और इक्विटी की वजह से आपका, डेप्ट और प्रेफरेंस की वजह से आपका EPS क्या करेगा? फॉल करेगा। ठीक है, उसने कहा कि मान लो अगर EBIT 75,000 है तो क्या होगा? तो अगर EBIT 75,000 रुपए की है, 75,000 की है, क्या इंटरेस्ट में कुछ कमी आएगी? नहीं, इंटरेस्ट तो 20,000 ही देना पड़ेगा। EBT 75, 55, 75 बचेगी, टैक्सेस 50% आप पे करोगे, 50% टैक्सेस पे करने के बाद 37,500, 27,500, 37,500 बचेगा। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड तो उतना ही जाएगा 20,000। आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ गई 37,500, 27,500 और 17,500। अब इसको आपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, तो अब देखो आपका आंसर बदल गया। आपकी पहली रैंकिंग इक्विटी की आ रही है, दूसरी रैंकिंग डेप्ट की आ रही है और तीसरी रैंकिंग आपकी प्रेफरेंस की आ रही है। ऐसा क्यों? अर्निंग ही तो बदली थी, खाली EBIT बदली थी, बाकी सब कुछ सेम था। इस वाले केस में, पहले वाले केस में आपकी जो EBIT है, मतलब आपकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो 8% से ज्यादा है।
आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट से या फिर डिविडेंड रेट से ज्यादा है, इसलिए आपको फायदा मिल रहा है। मतलब आपने डिबेंचर से पैसा लिया है 8% पे और आप उस पे कमा रहे हो 10%, तो आप जो एक्स्ट्रा 2% कमा रहे हो वो किसको पास ऑन कर रहे हो? वो आप इक्विटी को पास ऑन कर रहे हो। आपने डेब्ट से पैसा उठाया 8% पे, उसे आपने इन्वेस्ट किया, वहां से 10% का रिटर्न कमाया, तो देना तो 8 ही है। आप क्या करोगे? आप जो 2% एक्स्ट्रा कमाओगे वो इक्विटी के पास चला जाएगा। लेकिन अगर आप 8% से पैसा उठा रहे हो और आप सामने से केवल 7% कमा रहे हो, तो आपको देना तो 8 है। आपने डिबेंचर का पैसा उठाया है 8% पे, जहां पर लगाया है वहां से 7% कमा रहे हो, तो देना तो 8% है। वो 1% जो डेफिशिएंसी है वो कहां से निकालोगे? इक्विटी के पास से निकालोगे। तो इक्विटी की अर्निंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझा? तो यही चीज वो आपको समझा रहा है यहां पे। अब अगली चीज निकल कर आती है, अगली चीज निकल कर आती है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड द इनडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस। फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होता है? वो लेवल जहां पर आपका ईपीएस क्या हो, वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर आपका ईपीएस क्या हो, आपका ईपीएस जीरो हो। वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर आपका ईपीएस जीरो हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन। कैलकुलेट कैसे होता है सर? इट इज वेरी इजी। जो भी आपका इंटरेस्ट का खर्चा है उसमें आप ऐड कर दो प्रेफरेंस डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। आप ऐड कर दो प्रेफरेंस डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। एग्जांपल, लेट से आपके पास इक्विटी शेयर्स है, आपके पास इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए वाले, 10 लाख रुपए के। आपके पास 10% डिबेंचर्स हैं, लेट सपोज 6 लाख रुपए के। आपके पास 12% का प्रेफरेंस है, लेट सपोज 4 लाख रुपए का। आपका टैक्स रेट है बेटा लेट सपोज 50% का। तो आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन निकालना है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन कैसे निकालोगे? फाइनेंशियल ब्रेक इवन इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट का खर्चा प्लस प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट का खर्चा 6 लाख पे 10% 60,000 होता है, प्रेफरेंस 48,000 का डिविडेंड है और टैक्स रेट 0.50। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1,56,000 आएगा। 1,56,000 आएगा। मतलब अगर आप 1,56,000 रुपए का ईबीआईटी कमाते हो तो आपका ईपीएस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चेक करना है। आपने ईबीआईटी कमाया 1,56,000 का, इसमें से आपने इंटरेस्ट दे दिया 60,000 का, आपके पास 96,000 की ईबीटी बचेगी। इसमें से टैक्स चला जाएगा 50%, आपके पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 48 बचेगा और उसमें से आप प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर दोगे, आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी जीरो हो जाएगी। और अगर आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी जीरो हो जाएगी तो बट ऑब्वियस है कि आपका ईपीएस भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां पे ईपीएस इक्वल्स टू जीरो होता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। अगर आपका ईबीआईटी लेस देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन है, दैट मींस आपका ईपीएस नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर आपका एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ ईबीआईटी मोर देन ब्रेक इवन है तो आपके पास पॉजिटिव ईपीएस निकल कर आएगी। आपके पास पॉजिटिव ईपीएस निकल कर आएगी। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ ईबीआईटी मोर देन ब्रेक इवन पॉइंट है, then in that case then more fixed cost financing instrument can be taken in the capital structure, otherwise equity would be preferred. EBIT EPS break-even analysis is used for determining the appropriate amount of debt a company might carry. तो अपन EBIT EPS का ब्रेक इवन क्यों निकालते हैं? ताकि हमें यह पता लग सके कि हम मैक्सिमम कितना फिक्स कॉस्ट वाला कैपिटल यूज कर सकते हैं। इसके बाद इनडिफरेंस पॉइंट आपको हमने बता दिया। इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 1 किसके बराबर हो जाता है? ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 2 के। ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 1 जब ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 2 के बराबर होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। ऐसा कब होगा कि आपके पास कोई इनडिफरेंस पॉइंट ना निकल कर आए? ऐसा कब होगा कि आपके पास कोई भी इनडिफरेंस पॉइंट ना निकल कर आए?
if after tax cost of the source other than equity shares is not same under both the plans, then there will be no indifference point, because one plan will be better than the other at all the levels of the EBIT. तो क्या बोल रहा है, अगर आपकी अर्निंग्स फॉर इक्विटी दोनों प्लान में सेम नहीं निकल रही है, इफ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द अदर सोर्सेस अदर देन द इक्विटी इज नॉट सेम अंडर द बोथ प्लान्स। आपके पास दो प्लान है, प्लान ए प्लान बी। प्लान ए में जो आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ रही है और प्लान बी में जो आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ रही है, अगर ये सेम नहीं है तो आपके पास कोई भी इनडिफरेंस पॉइंट नहीं निकल कर आएगा। लेट्स से आपके पास दो प्लान्स हैं और दोनों प्लान्स का इक्विटी शेयर 1 लाख रुपए का है। अगर दोनों में आपके पास इक्विटी 1 लाख रुपए की है, प्लान 1 में आपके पास 10% डिबेंचर है 50,000 के, प्लान 2 में आपके पास 8% का टर्म लोन है 50,000 रुपए का। The plan 2 will be better than plan 1 at any level of EBIT and there will be no indifference point। क्यों? अगर आपके पास दो लेवल पे, अगर आपके पास दो प्लान है, प्लान ए एंड प्लान बी, अगर प्लान ए की इक्विटी प्लान बी की इक्विटी के बराबर है, प्लान ए की इक्विटी अगर प्लान बी की इक्विटी के बराबर है, तो कभी भी इनडिफरेंस नहीं निकलेगा। मतलब अगर आपके पास प्लान ए में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लान बी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के बराबर है, प्लान ए के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लान बी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के बराबर है, तो कभी भी इनडिफरेंस नहीं निकलेगा। वो प्लान आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा जिसमें आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है, कम है। आपके पास प्लान ए में भी 50,000 रुपए का कर्जा है, प्लान बी में भी आपके पास 50,000 रुपए का कर्जा है। प्लान बी में 8% का ब्याज है, प्लान ए में 10% का ब्याज है। तो 10% का ब्याज अच्छा कि 8% का ब्याज अच्छा? आपने 50,000 का लोन दोनों प्लान्स में लिया हुआ है, एक जगह पे आपको 10% का इंटरेस्ट देना है, एक जगह पे आपको 8% का इंटरेस्ट देना है। तो आपके लिए कौन सा बढ़िया है? सर 8% वाला इंटरेस्ट बढ़िया है, क्योंकि दोनों प्लान में मेरे पास इक्विटी तो सेम है, 1-1 लाख रुपए की। ठीक है, तो इस केस में प्लान 2 आपका ऊपर जा रहा है, प्लान 1 आपका नीचे आ रहा है। मैनी इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इफ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ सोर्स अदर देन इक्विटी शेयर इज सेम अंडर बोथ द प्लान्स, देन ईच EBIT विल हैव इनडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो जब आपका दोनों लाइन को इनसाइड कर जाएंगी, जब दोनों लाइन आपकी को इनसाइड कर जाएंगी, तो आपके पास मैनी इनडिफरेंस प्लान निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या हमें इनडिफरेंस निकालना है? नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या इनडिफरेंस निकालना है? नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में भी इनडिफरेंस नहीं निकालना है। तो पहले मैं आपको इनडिफरेंस का एक क्वेश्चन करा देता हूं एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन इनडिफरेंस का करा देता हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 Ganesha Limited is setting up a project with a capital outlay of 60 lakh. It has two alternative in financing the project. Alternative 1 आपके पास 100% इक्विटी होगी, Alternative 2 आपके पास डेप्ट इक्विटी रेशियो होगा 2:1 में। The rate of interest payable on the debt is 18% per annum. कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है 40% का है। कैलकुलेट करना है इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन द टू ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो हमें इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है। तो इन डिफरेंस पॉइंट कैसे निकलता है, मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक बात समझा दी है कि सर आपका जो ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 1 शुड बी ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 2। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां पर आप लिखेंगे ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 1 या फिर ऑल्टरनेटिव 1 should be equals to EPS under alternative 2। EPS under alternative 2, ठीक है। EPS under alternative 1 should be equals to EPS under alternative 2। अब EPS कैसे निकलेगा? EBIT माइनस इंटरेस्ट। पहले वाले ऑल्टरनेटिव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 1 माइनस टैक्स, टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है? 40%। 1 माइनस 0.40, ये आप सॉल्व करोगे तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकल आएगी।
अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दोगे और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे। हमें क्या चाहिए, हमें 60 लाख रुपए चाहिए और 10 रुपए का शेयर इशू करेंगे, मतलब हम 6 लाख शेयर इशू करेंगे। शुड बी इक्वल्स टू EBIT माइनस, यहां पे 2:1 का रेशियो यूज करेंगे, मतलब डेप्ट 2/3 होगी। 60 लाख का 2/3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 40 लाख का डेप्ट है। 40 लाख की डेप्ट पे 18% का ब्याज, 40 लाख की डेप्ट पे 18% का ब्याज, 7,20,000 रुपए का ब्याज। टैक्स रेट 1 माइनस 0.40, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगी। प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है यहां पर भी। नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप निकालोगे तो इधर 2 लाख शेयर्स निकल कर आएंगे। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इधर आएगा 0.40 EBIT अपॉन 6 लाख, और इधर आएगा आपके पास 7,20,000 इंटू 0.4, 0.40 EBIT माइनस 2,88,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। अब यहां से ये 5 जीरो, यहां से ये 5 जीरो कट कर दीजिएगा। 2 इंटू 0.40 EBIT इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0.40 EBIT माइनस 2,88,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 0.80 EBIT इज इक्वल्स टू 2.40 EBIT माइनस 17,28,000। इसको आप सॉल्व करेंगे, EBIT is equals to 7,28,000 डिवाइड बाय 1.60। ये आपके पास 10,80,000 निकल कर आ जाएगा। 10,80,000 आपके पास निकल कर आ जाएगा। सॉरी, 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 8 लाख। हम लोग कौन सा कर रहे थे? 3,33,33, 10,80,000। 10,80,000 का आपके पास EBIT निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यही हम लोग ने भी निकाला है। 10,80,000 आपके पास EBIT निकल के आएगा। ठीक है, अब जरा यहां पर देखिएगा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहां पर भी आपको इनडिफरेंस लेवल निकालना है। यहां पर भी आपको इनडिफरेंस लेवल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सॉरी 4। गणपति लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंसिंग प्लान। द की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको रेस करना है 2 लाख रुपए का। आपके पास प्लान्स फॉर फाइनेंसिंग द प्रोपोर्शंस, 3 प्लान है ABC। ए में आप 100% इक्विटी रखोगे, बी में 50% इक्विटी 50% डेब्ट रखोगे, सी में 50% इक्विटी और 50% प्रेफरेंस रखोगे। डेब्ट आपको 8% से मिलेगी, प्रेफरेंस आपको 8% से मिलेगी, टैक्स रेट आपके पास 50% है। इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर, मतलब कि आपकी जो इशू वैल्यू रहेगी वो 20 रुपीज की रहेगी। एक्सपेक्टेड EBIT 80,000 रुपए का आएगा। आपको तीनों प्लान का EPS निकालना है, तीनों प्लान का फाइनेंशियल ब्रेक इवन निकालना है, फिर इंडिकेट करना है इफ एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट एंड कंप्यूट करना है EBIT रेंज अमंग द प्लान ऑफ इनडिफरेंस। EBIT रेंज अमंग द प्लान ऑफ इनडिफरेंस। तो अब 3 प्लान्स है, 3 प्लान्स में आपको इनडिफरेंस निकालना है। तो इनडिफरेंस कैसे निकालोगे? A और B का इनडिफरेंस निकालोगे, A और C का इनडिफरेंस निकालोगे, A और B का इनडिफरेंस निकालोगे, A और C का इनडिफरेंस निकालोगे, B और C का इनडिफरेंस नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि B और C में कभी इनडिफरेंस निकलेगा ही नहीं, दोनों में इक्विटी सेम है। B और C में कभी इनडिफरेंस निकलेगा ही नहीं क्योंकि दोनों का इक्विटी क्या है? सेम है। जब दोनों में इक्विटी सेम है तो उनका कभी भी इनडिफरेंस कैलकुलेट मत करना, राइट? तो आपको इनडिफरेंस निकालना है किसका किसका? आपको इनडिफरेंस निकालना है A और B का, और निकालना है A और C का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जल्दी से यहाँ पे सॉल्यूशन पे ही चेक कर लेते हैं, जल्दी से यहाँ पे सॉल्यूशन पे ही चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने EBIT रिकॉर्ड कर ली, इंटरेस्ट का खर्चा B वाले में था माइनस कर दिया, अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ गई, टैक्स माइनस कर लिया, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गई। तीसरे वाले प्लान में आपके पास प्रेफरेंस का डिविडेंड था, माइनस कर दिया, अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ गई, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। और जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया तो इस चीज का ध्यान दिया कि इशू प्राइस हमने कितना लिया हुआ था? 20, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए के प्रीमियम पे हमने इशू किया था।
हमने फाइनेंशियल ब्रेक इवन निकाल लिया, तीनों प्लान्स के अंदर हो जाएगा। अब जब आप इन डिफरेंस पॉइंट निकालेंगे तो सबसे पहले आप इन डिफरेंस पॉइंट निकालेंगे ए और बी में, फिर आप इन डिफरेंस पॉइंट निकालेंगे ए और सी में। बी और सी में आप इन डिफरेंस निकालने जाओगे लेकिन इन डिफरेंस निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि बी और सी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या है? सेम है। तो यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दोनों प्लान में सेम है तो आप कभी भी आप वहां पर क्या नहीं निकाल पाएंगे, कभी भी आप वहां पर इन डिफरेंस नहीं निकाल। राइट, ठीक है सर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 12। बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इनके पास पेड अप कैपिटल 100 लाख रुपए की है, कंसिस्टिंग 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है, 10 लाख के शेयर है 10 रुपए वाले, मतलब कि ये ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है। करंटली इनका जो अर्निंग्स है ऑन एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी 60 लाख रुपए का है। कंपनी का शेयर लिस्टेड है और मार्केट में कोटेड है बिटवीन 50 to 80। मैनेजमेंट वांट्स टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन एंड हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट व्हिच विल कॉस्ट 50 लाख एंड व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ प्री टैक्स इनकम ऑफ 40 लाख पर एनम। ठीक है, तो हमारे पास एक 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है जो हमें 40 लाख रुपए साल में कमा के देगा प्री टैक्स। To raise the additional capital, the following options are under consideration of the management. पहला, to issue the equity share capital for the entire additional amount, मतलब 50 lakhs के लिए हम पूरा का पूरा 50 lakhs के लिए हम पूरा का पूरा इक्विटी इशू करेंगे। It is expected that the new share जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है can be sold at a premium of ₹15, मतलब हम 25 रुपए में शेयर को इशू करेंगे। 10 रुपए का शेयर 15 रुपए प्रीमियम पे इश्यू होगा, यानी कि 25 रुपए पे इश्यू होगा। तो 50 लाख रुपए हमको चाहिए और एक शेयर 25 रुपए का है, तो हम कितने शेयर इशू करेंगे? हम 2 लाख शेयर इशू करेंगे। पहले से हमारे पास 10 लाख शेयर थे, यानी कि इस ऑप्शन के बाद हमारे पास 12 लाख शेयर हो जाएंगे। टू इशू 16% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन द एंटायर अमाउंट, यानी कि यहां पर आपके पास इंटरेस्ट का खर्चा निकल आएगा 50 लाख का 16%, आपके पास 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा निकल आएगा। टू इशू द कैपिटल ऑफ ₹25 लाख, फेस वैल्यू ऑफ ₹10 एंड 16% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो 25 लाख रुपए इक्विटी से उठा लो, 25 लाख रुपए आप उठा लो डिवेंचर से। इन दिस केस द कंपनी कैन इशू द शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40। प्रीमियम ऑफ ₹40 का मतलब आप 50 रुपए में शेयर को इश्यू करोगे, मतलब आप कितने शेयर इश्यू करोगे? 25 लाख रुपए आपको चाहिए और एक शेयर 50 रुपए में मिल रहा है, यानी कि आप 50,000 शेयर इश्यू करोगे। दैट मीन्स आपके पास पहले से 1 लाख शेयर्स थे, नहीं 10 लाख शेयर्स थे। अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 10,50,000 रुपए के हो जाएंगे। यहां पर आपका ब्याज का खर्चा आएगा 4 लाख रुपए। Advise which option is most suitable to raise the additional capital, keeping in mind that management wants to maximize the earning per share to maintain its goodwill। तो डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे होगी? डिसीजन मेकिंग ईपीएस के बेसिस पे होगी। कंपनी का टैक्स रेट 50% का है, तो 3 ऑप्शन, आप सिर्फ इक्विटी इश्यू करो। दूसरा ऑप्शन कि आप 16% का डिबेंचर इशू करो। तीसरा ऑप्शन कि आप इक्विटी भी इशू करो और आप डिबेंचर भी इशू करो। ठीक है, तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है। पहले वाले केस में 12 लाख आपके पास शेयर हो जाएंगे, तीसरे वाले केस में 10,50,000 रुपए के शेयर होंगे, और दूसरे वाले केस में क्योंकि आप इक्विटी इशू नहीं कर रहे हो 10 लाख के 10 लाख बने रहेंगे। पहले से कंपनी कितने रुपए कमा रही थी? पहले से कंपनी 60 लाख रुपए कमा रही थी। नया प्रोजेक्ट लगाने के बाद कंपनी 40 लाख रुपए और कमाएगी, यानी कि कंपनी की टोटल अर्निंग्स कितने रुपए की हो जाएगी? 100 लाख रुपए की हो जाएगी। तो कंपनी की टोटल अर्निंग 100 लाख रुपए की निकल कर आ गई। पहले वाले केस में पूरा का पूरा इक्विटी से पैसा उठाया है तो इंटरेस्ट का कोई भी खर्चा नहीं आएगा। दूसरे वाले केस में पूरा पैसा आपने डेब्ट से उठाया था तो आपको 8 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, 8 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। तीसरे वाले ऑल्टरनेटिव में आधा पैसा आपने
बोरोड फंड से उठाया था, तो 4 लाख रुपए का आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो आपने ईबीआईटी में से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर दिया, आपके पास ईबीटी आ गई, ईबीटी में से टैक्स माइनस कर दिया, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गई। प्रेफरेंस था नहीं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को आपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 12 लाख, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 10-50। जहां पर ईपीएस ज्यादा आ रहा होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। ईपीएस ज्यादा आ रहा है 4.60, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे लिए बेटर है, क्योंकि वहां पर हमारी अर्निंग्स पर शेयर क्या आ रही है, ज्यादा। बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 की तरफ। शाजी स्टील लिमिटेड रिक्वायर 25 लाख फॉर अ न्यू प्लांट, तो हमारी रिक्वायरमेंट 25 लाख की है। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द ईबीआईटी ऑफ रुपीज 5 लाख। 25 लाख रुपए खर्च करके 5 लाख की ईबीआईटी आ जाएगी। While deciding about the financial plan, company considers the objective of maximizing the earning per share, तो ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन होगा। 3 ऑल्टरनेटिव कंपनी सोच रही है। पहला ऑल्टरनेटिव, बाय रेजिंग अ डेप्ट ऑफ रुपीज 2,50,000, हम 2.5 लाख रुपए की डेप्ट रेस करेंगे। दूसरे ऑप्शन में 10 लाख रुपए की डेप्ट रेस करेंगे। तीसरे ऑप्शन में 15 लाख रुपए की डेप्ट रेस करेंगे। यानी कि अगर मैं प्लान नंबर 1 की बात करूं, यानी कि अगर मैं आपसे प्लान नंबर 1 की बात करूं, तो प्लान नंबर 1 में आपके पास क्या है, आपको 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख में अगर आप 2.5 लाख रुपए डेप्ट से लेकर आ रहे हो, दैट मीन्स कि आप इक्विटी से 2250 उठाओगे। प्लान नंबर 2 में आप 25 लाख में से 10 लाख रुपए डेप्ट से लेकर आ रहे हो, दैट मीन्स आप 15 लाख रुपए इक्विटी से कमाओगे। आप इक्विटी से 15 लाख रुपए कमाओगे। प्लान नंबर 3, अगर आप 15 लाख रुपए डेप्ट से लेकर आ रहे हो, तो आप इक्विटी से 10 लाख रुपए कमाओगे, मतलब बनाओगे। ठीक है, तो ये 3 प्लान्स आपके दिमाग में है। एंड द बैलेंस इन ईच केस बाय इशूइंग द शेयर। द कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग एट 150, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125। अब इंपॉर्टेंट चीज हो, अभी 150 रुपए में चल रहा है, लेकिन 125 पे आ जाएगा अगर तुमने पैसा बोरो किया इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। मतलब इस वाले केस में तुम्हें 150 रुपए में शेयर मिल जाएगा, इस वाले केस में तुम्हें 150 रुपए से शेयर मिल जाएगा। लेकिन तुम तीसरे प्लान में 10 लाख रुपए से ज्यादा की डेप्ट इश्यू कर रहे हो, मतलब तुम्हें 125 रुपए पे शेयर मिलेगा। तो यहां पे तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे, 2250 को 150 से डिवाइड करो, तुम्हारे पास यहां 15,000 शेयर आएंगे। 15 लाख को 150 से डिवाइड करो, यहां पे तुम्हारे पास 10,000 शेयर्स आएंगे, और 10 लाख को 125 से डिवाइड करो तो तुम्हारे पास यहां पर 8,000 शेयर आएंगे। अब यहां पर वो क्या बोलता है कि कंपनी फंड बोरो कर सकती है एट द रेट ऑफ 10% अप टू 2.5 लाख। अगर आप 2.5 लाख तक 2.5 लाख तक बोरोइंग करते हो तो 10% का ब्याज पड़ता है। मतलब यहां पे आपको जो ब्याज आएगा, यहां पे जो आपको ब्याज आएगा वो 25,000 रुपए का आएगा। यहां पे आपको जो ब्याज आएगा वो 25,000 रुपए का आएगा। पहले वाले प्लान में आपको जो ब्याज आएगा वो 25,000 रुपए का आएगा। प्लान नंबर 2 में, प्लान नंबर 2 में क्या हो रहा है, प्लान नंबर 2 में क्या हो रहा है, अगर आप 2.5 लाख के ऊपर जाते हो एट 15% ओवर 2,50,000 एंड अप टू रुपीज 10 लाख, मतलब अगर तुम 10 लाख रुपए का ब्याज लेते हो, मतलब 10 लाख रुपए का लोन लेते हो, तो तुमको 2.5 लाख का लोन 10% से मिल जाएगा, और बाकी का बचा हुआ 7,50,000 रुपए वो तुमको 15% से मिलेगा। यानी कि 25,000 और 750 का 15%, 1,12,500 प्लस 25,000, 1,37,500। ठीक है, अब तुम ऑप्शन नंबर 3 में अगर जाते हो, एंड 20% ओवर 10 लाख, और 10 लाख के ऊपर चले जाओगे तो 20% का ब्याज। यानी कि यहां पे आपको जो ब्याज देना पड़ेगा, यहां पे आपको जो ब्याज देना पड़ेगा 2,50,000 पे 10% का, 7,50,000 पे 15% का, और बचे हुए 5 लाख पे 20%। यानी कि इधर आपको देना पड़ेगा 1 लाख का, और ये दोनों मिला के 137,500। मतलब टोटल आपको जो ब्याज देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 237,500।
पूरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार कर दिया। पहले वाले प्लान में 25,000 का ब्याज, दूसरे वाले प्लान में 137,500 का ब्याज, तीसरे वाले प्लान में 237,500 का ब्याज। ठीक है, पहले वाले प्लान में 25,000 का ब्याज, दूसरे वाले में 137,500, तीसरे वाले में 237,500। ईबीआईटी आपको बता दी गई थी कि 5 लाख रुपए कमाओगे। 5 लाख रुपए की ईबीआईटी, 5 लाख में से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिएगा, ईबीटी आ जाएगी। ईबीटी में से टैक्सेस माइनस कर दीजिएगा, ईएटी आ जाएगा। ईएटी को डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ शेयर से। तो पहले वाले केस में आपके पास शेयर आ रहे हैं 15,000, दूसरे वाले में आ रहे हैं 10,000 और तीसरे वाले में आ रहे हैं 8,000। तो 15,000, 10,000, 8,000 से डिवाइड कर दिया। सबसे ज्यादा आपके पास अर्निंग आ रही है 18.13, यानी कि प्लान 2 को आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जहां पे आप 10 लाख रुपए डेब्ट से उठाएंगे और बचे हुए पैसे आप इक्विटी शेयर से उठाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, कोई भी तकलीफ आपको नहीं आएगी। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे आ जाइए। अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखते हैं बेटा। द फॉलोइंग डेटा आर प्रेजेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑटोमेशन लिमिटेड। हमारे पास पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी 52 लाख रुपीस का गिवन है। करंटली हम 12% का इंटरेस्ट दे रहे हैं डिबेंचर्स पे 12 लाख रुपए का। इसका मतलब हमारे पास कितने रुपए के डिबेंचर रहे होंगे, हमारे पास 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स रहे होंगे जिसपे हमने 12% का ब्याज दिया होगा 12 लाख रुपए का। हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40 लाख रुपए आ जाएगा। इनकम टैक्स का रेट हमारे पास 50% है, तो ईबीटी में से टैक्स चला गया, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएंगी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास 8 लाख रुपए के हैं, उनसे हमने इनको डिवाइड कर दिया। हमारे पास ईपीएस आ गया, क्वेश्चन में पी रेशियो 10 टाइम्स का दिया हुआ था, उसका मल्टीप्लाई ईपीएस से करा दिया, हमारे पास मार्केट प्राइस 25 रुपए का निकल के आ गया। कंपनी प्लान कर रही है ये स्टार्ट करने का एक नया प्रोजेक्ट जिसमें टोटल कैपिटल आउटले लगेगा 40 लाख रुपए का। ठीक है, यू आर इन्फॉर्म दैट डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर 35% से ज्यादा हो गया तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5% पे आ जाएगी। इसका मतलब आपका प्रॉफिट प्राइस अर्निंग रेशियो 8 टाइम्स रह जाएगा एंड आपका इंटरेस्ट का खर्चा राइज हो जाएगा 14% पे। तो अगर आपका डेप्ट इक्विटी मिक्स 35% से ज्यादा हुआ तो जो पी अभी आपका 10 टाइम्स है वो फॉल कर जाएगा 8 टाइम्स पे, और अगर आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा हुआ तो आपको 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग मिलेंगी। एडिशनल फंड्स आपको बताना है, प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा, मतलब आपको एमपीएस बताना है। आपको एमपीएस बताना है अगर हम एडिशनल फंड रेज करेंगे लोन से, अगर हम एडिशनल फंड रेज करेंगे इक्विटी से। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी 1.20 करोड़ है। कंपनी के पास अभी जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो 1.20 करोड़ है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इसमें एक दो चीजें हैं जो मिसिंग है जो आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। आपको एग्जिस्टिंग ईबीआईटी बताई गई है 52 लाख रुपीस की, लेकिन 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी ईबीआईटी कितनी होगी या आपकी ईबीआईटी कितने से इंक्रीज करेगी, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड ईबीआईटी फाइंड करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी आप इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी फाइंड करने के लिए आपको पहले यह पता करना पड़ेगा कि आपका करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। आपका करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ये कैसे पता लगेगा। आपकी जो ईबीआईटी आ रही है उस ईबीआईटी को आप एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। हम ये मान के चलेंगे कि जो रिटर्न हम अभी कमा रहे हैं वही रिटर्न हम एक्सपेंशन के बाद भी कमाएंगे, मतलब नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद कमाएंगे। तो आपका जो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी होगा, जो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी होगा वो हो जाएगा नया कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न अर्न्ड।
जो भी रिटर्न आपने पहले कमाया है। अब ये कैसे निकालेंगे? तो हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बताया गया है कि हमने 52 लाख रुपीस का ईबीआईटी कमाया है। क्वेश्चन में हमें पहले से बताया गया है कि हमने 52 लाख रुपीस का ईबीआईटी कमाया है। अब हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? हमारे पास 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर्स थे, मैंने आपको बताया था। 1 करोड़ पे 12% का आपने इंटरेस्ट दिया था। क्वेश्चन ने आपको बताया है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है। और क्वेश्चन ने आपको यह भी बताया है कि आपके पास 8 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले, यानी कि आपके पास 80 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है। विच मीन्स दैट कि आप 52 लाख रुपीस कमा रहे हो कितने कितने रुपए की कैपिटल पे? 1 करोड़ प्लस 120, 220, 220 प्लस 80। आप 52 लाख रुपीस कमा रहे हो 3 करोड़ पे। आप 52 लाख रुपीस कमा रहे हो 3 करोड़ पे, यानी कि आपका जो रिटर्न आ रहा है वो 17.33% का आ रहा है। नई कैपिटल कितनी होगी? नई कैपिटल कितनी होगी सर? जो पुरानी कैपिटल है उसमें आप 40 लाख रुपए ऐड कर दो। हम 40 लाख रुपए प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, या तो डेप्ट से लगाएंगे या तो इक्विटी से लगाएंगे, है तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही। तो 3 करोड़ 40 लाख पे 17.33% आप कमाओगे। 58,93,333। तो 58,93,333 आप कमाओगे। दिस इज व्हाट योर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी विल बी। इस क्वेश्चन के अंदर दूसरी चीज, उसने कहा कि अगर आपका डेप्ट डिवाइडेड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी अगर मोर देन 35% हुआ तो दो चीजें होंगी। पहला, आपको जो नई बोरोइंग है वो 14% से मिलेगी। दूसरा, आपका पी रेशियो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो चेक करना पड़ेगा। अगर मैंने 40 लाख रुपए डेप्ट से उठाए तो मेरे पास 1 करोड़ 40 लाख रुपए की डेप्ट हो जाएगी। 1 करोड़ मेरे पास पहले से है और मेरे पास 40 लाख रुपए की और आ जाएगी, और मेरी डेप्ट इक्विटी 3 करोड़ 40 लाख की होगी। भाई 3 करोड़ मेरे पास पहले से पैसा लगा हुआ है, 40 लाख मैं और लगा रहा हूं, तो मेरी नई डेप्ट 1 करोड़ 40 लाख की होगी और टोटल मेरी कैपिटल 3 करोड़ 40 लाख की है। 1 करोड़ 40 लाख डिवाइड बाय 3 करोड़ 40 लाख, ये रेशियो आप अगर निकालोगे तो ये आएगा 41.17%। इसका मतलब ये हुआ कि आपको नया कर्जा किस रेट से मिलेगा? 14% से। आपका नया पी कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप इक्विटी से पैसा रेस करोगे तो क्या होगा, आप अगर डेप्ट से पैसा रेस करोगे तो क्या होगा? ईबीआईटी आपके पास कितना आ रहा था? 58,93,333। 58,93,333। 58,93,333। इंटरेस्ट, यहां पे इंटरेस्ट का खर्चा सेम रहेगा 12 लाख, जो आपकी एग्जिस्टिंग वाली थी, और जो नई वाली थी 40 लाख की, उस पे आपको 14% से ब्याज देना पड़ेगा। 40 लाख की उस पे आपको 14% से ब्याज देना पड़ेगा, 5,60,000 रुपए। आपके पास ईबीटी निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 46,93,333, और इधर आ जाएगा 58,93,333 माइनस 12 लाख माइनस 5,60,000, 41,33,333। इसमें से आप माइनस कर दोगे टैक्स का खर्चा एट द रेट ऑफ, टैक्स का खर्चा किस रेट से दिया हुआ था बेटा? टैक्स का खर्चा किस रेट से दिया हुआ था? टैक्स का खर्चा 50% से। तो आपका 50% टैक्स माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 20,66,667, और इधर आ जाएगा 46,93,333। 23,46,000
667, ये आपके पास क्या आ गई, अर्निंग्स फॉर इक्विटी। अब इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो यहां पे आपके पास 8 लाख शेयर्स थे, नहीं, यहां पर आपके पास 8 लाख शेयर्स रहेंगे, क्योंकि पैसा आपने डेब्ट से रेस किया है तो नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इक्विटी से पैसा रेस करोगे तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मार्केट प्राइस 25 रुपए का है, 40 लाख रुपए अगर 25 रुपए के हिसाब से इशू करेंगे तो 1,60,000 शेयर इशू होंगे, 1,60,000 शेयर इशू होंगे। और पहले से आपके पास 8 लाख शेयर थे, मतलब आपके पास टोटल 9,60,000 शेयर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे 9,60,000 शेयर से डिवाइड कर देना तो तेरे पास ईपीएस निकल कर आ जाएगा 2346,667 डिवाइडेड बाय 9,60,000। इधर ईपीएस आ रहा है 2.44 टाइम 2066,667 डिवाइडेड बाय 8 लाख, इधर आ रहा है 2.58। पी रेशियो, अभी पी रेशियो 10 है, बाद में 8 हो जाएगा, तो इधर आएगा 24.40, 2.58 इंटू 8, इधर आएगा 20.64। तो कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया जाएगा, ऑल्टरनेटिव इक्विटी वाला सिलेक्ट किया जाएगा और आपका डेप्ट वाला रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इक्विटी वाले में 24.44 आ रहा है, डेप्ट वाले में 20.66 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे कि हम पैसा रेस करेंगे इक्विटी से, राइट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा वो बस ये वाली है, वर्किंग नोट। आपको जो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी निकालना है वो इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कैसे निकलेगी, सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, अभी का रिटर्न 17.33% आ रहा है। प्रपोज्ड आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 3,40,00,000 की है, 3,40,00,000 पे भी सेम रिटर्न अगर आप अर्न करोगे तो आपके पास सेम रिटर्न अगर आप अर्न करोगे तो आपके पास 58,93,333 आ जाएगा। तो हमने एग्जैक्ट फुल डिजिट यूज करी थी, हमने एक्यूरेट ईबीआईटी निकाला है, इंस्टीट्यूट ने राउंड ऑफ करके निकाला है। तो अगर आप राउंड ऑफ करके निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगी, और अगर एक्यूरेट ले रहे हैं जैसे मैंने ली थी तो 58,93,333 आ जाए, राइट। अब मेरे हिसाब से हमने ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। टेस्ट योर नॉलेज में इजी क्वेश्चंस हैं, इंडिफरेंस एनालिसिस करना है, ईपीएस निकालना है, ये आप लोग सेल्फ से करिए अब, ठीक है। कोई कुछ चीजें आपको खुद भी करनी आनी चाहिए, सब कुछ अगर हम ही कराएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, राइट। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर रहे होंगे डिविडेंड डिसीजन। पूरा चैप्टर हम A to Z निपटाएंगे कल, डिविडेंड डिसीजन वाला। तो ज्वाइन रहिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और सब दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।